Hello friends, welcome to Olive Board. Welcome back to our booster series session. In this very session, I'll be covering PIB. See, गवर्नमेंट स्कीम्स और रिपोर्ट्स के लिए तो दो अलग सेशन मैं ले ही चुकी हूँ. अभी PIB में वो न्यूज़ जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स और रिपोर्ट्स का पार्ट नहीं बनती है, I'll be taking up that. तो इसके लिए दो डेडिकेटेड सेशंस है. इन दोनों सेशंस में I'll try to cover at least 4 months of current affairs which I feel are important for your ESI part. So let's get started. I'll ask you guys कि पहले क्वेश्चन का आंसर याद करने की कोशिश करना, सीधा एकदम पढ़ने पे जंप मत कर देना, मतलब इसके सॉल्यूशन पे जंप मत करना. आपको अगर पीडीएफ चाहिए, यू कैन गेट दैट पीडीएफ फ्रॉम ऑलिव बोर्ड ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एंड ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर हेयर. दिस इज माई टेलीग्राम चैनल Lakshmi_Arora. अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो, दे कैन राइट इट टू मी हेयर. Now let's get started. What does this MASI portal is about? So MASI portal was developed by National Commission for Protection of Child Rights. Important. You need to remember who developed the portal. Then what does this S in the acronym MASI stands for? Actually MASI portal is to monitor your child care institutions. कि MASI portal में S किसके लिए stand करता है? Is it for seamless safety, strength and security or standards? What is the correct answer? देखो MASI की full form नहीं पता होगी तो इसमें से 3-4 ऑप्शन तो पक्का सही लगेंगे. सो लेट्स सी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MASI. आई होप करेक्ट ऑप्शन को आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दिया होगा. So let's get started. National Commission for Protection of Child Rights is developed by has developed this monitoring app for seamless inspection. So what does this A stands for in this? It stands for your seamless. I hope you can get the answer, right? Next thing. What will this do? It actually aims to ensure that effective and efficient inspection is being done of child care institutions. This is formed under Juvenile Justice Act of 2015. Important. This act defines that who all can monitor these child care institutions. These are, who can monitor them are child welfare committees, your state inspection committees, your juvenile justice board, your state commissions for protection of child rights. So these all committees can actually inspect your CCIs, your child care institutions. This thing falls under the ambit of your Mission Vatsalya scheme. For schemes, I'll be covering this in your government scheme session. अभी इसको दोबारा से repeat नहीं करते हैं. Let's move ahead and see the next question. See, the next question talks about your Ayush visa. It says that Ayush visa is actually a visa for your foreign nationals. Obviously, foreigners को ही visa दिया जाता है. कौन दे रहा है? Ministry of Home Affairs दे रहे हैं. Very obvious. वीजा तो होम अफेयर्स ही देगी ना. तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आयुष वीजा दिया है फॉर ट्रीटमेंट, टू टेक ट्रीटमेंट अंडर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और या फिर आयुष सिस्टम जिसको बोलते हैं. दे आर आस्किंग यू कौन सा इनिशिएटिव है जिसके अंदर ये वीजा दिया जा रहा है. विच इज द इनिशिएटिव? इनिशिएटिव का नाम क्या है? इज इट हेल्थ इन इंडिया इनिशिएटिव, हेल्थ केयर इन इंडिया, वेलनेस अब्रॉड प्रोग्राम, इज इट मेडिकल टूरिज्म स्कीम और योर आयुष फॉर ऑल कैंपेन? आई होप बड़ा इजी है, न्यूज़पेपर में अक्सर आता रहता है. इसका करेक्ट आंसर है हील इन इंडिया इनिशिएटिव. अभी देख लेते हैं इस इनिशिएटिव के बारे में. और एक तो हील इन इंडिया इनिशिएटिव है, एक हील बाय इंडिया इनिशिएटिव है. हील इन इंडिया इनिशिएटिव में बेसिकली वी आर ट्राइंग टू प्रमोट योर मेडिकल टूरिज्म, ताकि बाहर से लोग इंडिया आए और इंडिया के ट्रेडिशनल नॉलेज या फिर इंडिया का मेडिकल टूरिज्म एनहांस हो सके. दैट इज व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग. नेक्स्ट इज योर हील बाय इंडिया. हील बाय इंडिया में व्हाट वी विल डू इज वी विल एक्चुअली सेंड आवर हेल्थ केयर वर्कर्स अब्रॉड, मतलब इंडिया से बाहर भेजेंगे फॉर दिस मेडिकल थिंग ओनली, ताकि वो वहां जाके दे ट्रीट इंडिविजुअल्स. तो व्हाट आर वी प्रमोटिंग? वी आर प्रमोटिंग द फिलॉसफी ऑफ वसुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली. दिस इज व्हाट इंडिया इज ट्राइंग टू प्रमोट बाय दिस. लेट्स मूव अहेड एंड सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is about which of the following portal was launched by Ministry of Education. तो पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है, किसके लिए? Actually it want to make India a global hub for educating by welcoming in students from diverse backgrounds to India. तो मतलब इंडिया में we want that Ministry of Education wants कि बाहर से स्टूडेंट्स आए और पढ़ाई करें. उसमें से उस पोर्टल का नाम क्या है जहाँ पे they can go? It is a one stop solution portal. तो उस पोर्टल का नाम विद्या भारत पोर्टल है. Is it Study in India portal, Teach in India portal, Study for the Nation portal और India Study portal? So the correct option is your India Study in India portal. I hope you all have answered the question. Very easy. Study in India portal. Try to remember that. Now, it is a dedicated portal. It is dedicated to your Indian higher education institutions. What it will do? Students in this can actually pursue academic courses which are specifically in your Indian knowledge system, like your Ayurveda, Yoga, Unani or other classical arts. It is basically a one-stop solution where
you can find everything right from registration part to visa application and all. So this is Study in India portal. For the Study in India portal, you just need to remember that, and this is for Ministry of Education and specifically for higher education institution. I hope I am clear with this. Next thing, which campaign? I have written down 5 campaigns. So you have to identify which campaign was launched by your Union Government of India for Azadi Ka Amrit Mahotsav to celebrate 75 years of Indian independence. बहुत famous campaign थी. एक हिंट दे देती हूँ, अमृत कलश. अमृत कलश को दिल्ली लेकर आना था. Now it is upon you that you will write in the comment section what is this अमृत कलश about, और कितने अमृत कलश दिल्ली में आए थे और उनका क्या काम था. प्लीज एक लाइन का आंसर है, प्लीज दे देना. राइट, तो अब इसमें से बताओ कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. अभी तो मैंने काफी हिंट दे दिए हैं. लेट्स मूव अहेड. तो द करेक्ट ऑप्शन वाज योर मेरी माटी मेरा देश कैंपेन. द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. मेरी माटी मेरा देश कैंपेन में का क्या पर्पस है? इट इज बेसिकली टू ऑनर द मार्टियर ब्रेव हार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो इसके अंदर 5 सब इनिशिएटिव हैं. उन इनिशिएटिव्स में सबसे पहला है शिल्प कलम इंस्टॉलेशन. तो बेसिकली मॉन्यूमेंट्स का कंस्ट्रक्शन करेंगे विच विल बियर द नेम्स ऑफ दोज हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ फॉर द कंट्रीज. बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट फ्रीडम फाइटर्स. देन इट इज द प्लेज फॉर द कमिटमेंट. So we'll pledge that we'll take a pledge for India's unity at some memorial locations. Then Vasudha Vandan. In Vasudha Vandan, they will be planting 75 seedlings. Every village would plant how many seedlings? 75. To revitalize Mother Earth and also to create Amrit Vatikas. So Vasudha Vandan is all about this. Next thing, वीरों का वंदन. जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन सारी उनकी जो फैमिलीज हैं, जो मार्टियर्स हैं, उनकी फैमिलीज को फेलिसिटेट करेंगे गवर्नमेंट. एंड द लास्ट थिंग इज होस्टिंग ऑफ नेशनल फ्लैग. दिस वाज द 5th थिंग दैट वाज अंडर दिस मेरी माटी मेरा देश कैंपेन. और एक मैंने आपको दिया है अमृत कलश के बारे में. क्या करेंगे अमृत कलश से? कितने अमृत कलश दिल्ली लेकर आ रहे हैं और उसका क्या करेंगे? प्लीज ट्राई टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. नेक्स्ट थिंग, next thing is who has developed the e-portal भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोश, a repository of textile and craft. इसमें से इन 5 में से कौन सा है which has brought up this भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोश, a repository of textile and craft? इन 5 इंस्टीट्यूट में से कौन है? If somebody could please tell, then write in the comment section. Otherwise we'll move ahead. तो actually ये लॉन्च तो किया था आप हमारे प्राइम मिनिस्टर ने. This e-portal was launched by our Prime Minister in the month of August. 7th August इसलिए because 7th August is celebrated as your National Handloom Day. It is developed by your NIFT, which is National Institute of Fashion Technology. Basically, this is a one-stop destination या फिर एक online repository है where you can showcase all the traditional textiles as well as Indian crafts. तो हमारे traditional textile और crafts को boost करने के लिए NIFT has actually created this e-portal. So the correct option is option number B, which is your National Institute of Fashion Technology. Moving ahead. Which of the following statements is incorrect with respect to your North East Venture Fund? तो North East Venture Fund की यहाँ पे बात चल रही है. North East Venture Fund के बारे में 3 statements हैं. If you can identify which of the statement is incorrect, please note here it is incorrect. Next thing, it is registered under SEBI, your Securities and Exchange Board of India, as an alternative investment fund. Next thing is its initial corpus is rupees 100 crores and it is set up by Ministry of Finance. This is what the statements are. Now I am asking you which of the following above statements is incorrect. Please take a note of the word incorrect. I hope you all have answered the question in the comment section. We'll move ahead. So North East Venture Fund, it was developed in 2017. तो ये पुराना fund है. 37 startups को it has actually given funding. It was set up by Ministry of Development of North Eastern Region. तो North Eastern Region is the correct answer. वहाँ question में Ministry of Finance given था, तो इसलिए वो option incorrect है. It is by North Eastern Development Finance Corporation Limited. ये Ministry of Donor का ही part है. It is under category 1 of Venture Capital Fund, which is a special fund of SEBI, which is regulated by SEBI. तो रेगुलेटरी ओवरसाइट कौन करेगा कि इस फंड का मिस अप्रोप्रिएशन नहीं हो रहा? इट विल बी डन बाय योर आरबीआई एज वेल एज योर कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. अदर देन दैट, इसका कॉर्पस की बात करें तो 100 करोड़ इज द कॉर्पस. इस कॉर्पस में कौन कौन अपना फंड डाल रहा है? तो
30 crores are being put here by National Northeastern Development Finance Corporation, which is under Ministry of Development of Northeast region. Already we have discussed this. Next thing, rupees 25 crore will be by your SIDBI, which is Small Industries Development Bank of India, and rupees 45 crores will be from Ministry of Development of Northeast region directly. So I hope now you can identify the correct option. So this option is correct, but this is incorrect because it is set up by Ministry of Development of Northeast region and not finance. So this is the only answer. Next thing, by which year Government of India is planning to end lymphatic filariasis? इसमें से कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट? ऑल्सो प्लीज टेल मी अबाउट टीबी. टीबी को कब तक खत्म करना है? और इंडिया में मलेरिया का क्या स्टैट्स है? व्हाट इज मलेरिया? एंड हो चुका है, एंड करना है, क्या डेडलाइन है एंड करने की? तो इन दोनों के बारे में प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना. नेक्स्ट थिंग, Ministry of Health and Family Welfare has launched a second phase of your Sarv Dawa Sevan या फिर Mass Drug Administration campaign. This is actually a second phase of campaign because we need to eliminate lymphatic filariasis by 2027. तो lymphatic filariasis को कब तक खत्म करना है? 2027. तो option number A was the correct option. I hope you can get the answer. सिर्फ 9 एंडेमिक स्टेट्स में फिलहाल के लिए है बिकॉज ये जो इशू है, ये जो डिजीज है, ये सिर्फ इन्हीं 9 स्टेट में ज्यादा प्रेवलेंट है. सो दैट्स व्हाई ओनली दीज स्टेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड इंडिया मेडटेक एक्सपो? इंडिया मेडटेक एक्सपो इसमें से कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है? इज इट योर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, योर एक्सटर्नल अफेयर्स, कंज्यूमर अफेयर्स, केमिकल एंड फर्टिलाइजर और योर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? अब मेडटेक है और एक्सपो भी है, मतलब it is somewhere somewhat related to medical sector also, और expo है तो maybe industries भी part लेंगी. Now if you could please tell me what could be the answer, you can write it out in the comment section or we'll move ahead. India's first medical technology expo, which is your India MedTech Expo 2023, it is held in Gandhinagar, Gujarat. Important, where was this held? It was held in Gandhinagar, Gujarat. It is organized by your Ministry of Chemical and Fertilizer. देखो medtech है, मेडटेक है, ना हेल्थ है, ना कॉमर्स मिनिस्ट्री है, बिकॉज एक्सपो है तो कॉमर्स भी नहीं है. कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स. रिमेंबर दिस. थीम क्या है? द नेक्स्ट मेडटेक ग्लोबल हब, फ्यूचर ऑफ डिवाइसेस, डायग्नोस्टिक्स एंड योर डिजिटल. India is set to become the global hub of medical technology and devices with a market size estimated to reach $50 billion by 2050. So this is what the MedTech Expo was all about. Next is Saras Ajivika Mela. So as far as this Saras Ajivika Mela is concerned, it is an initiative of which of the following? Then is it under your MG Narega or Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Yojana? Is it under Make in India Initiative, Skill in India Initiative or National Heritage Development and Augmentation Yojana? If you know the answer, then please comment down in the comment section. Else we'll just have a look at what could be the answer. So it is One District, One Product ODOP wall at Saras Ajivika store in Delhi. This wall is there in your Saras Ajivika store in New Delhi. First, let us have a look on what is this ODOP, One District, One Product is. Basically, this is an initiative of Ministry of Commerce and Industry. By this, they want to actually promote that every region has some specific product. It selects brands and promote one unique product from each district. तो हर district से एक unique product को they want to promote. So this is your ODOP or your One District One Product Initiative. अब इस ODOP की एक वॉल बनाई है सरस आजीविका स्टोर में. Where is this wall? It is in New Delhi. अब सरस आजीविका क्या है? Basically सरस easy, आजीविका means employment. किसको दे रहे हैं employment? To create a special marketplace for well crafted products of women artisans and your self-help groups. This initiative is under Deen Dayal Upadhyay National Rural Livelihood Mission. ये मिशन किसके अंडर है? It is under Ministry of Rural Development. I hope it is clear to you all. So, 1 minute. So the correct option over here is, what should be the correct option? It should be Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Yojana, National Rural Livelihood Mission. Next thing. What was the theme of World Water Week, a global event organized by Stockholm International Water Institute? तो एक तो यही important हो गया कि World Water Week कौन organize करता है? It is by Stockholm International Water Institute. So these are the 4 themes.
The first theme is Seeds of Change, Innovative Solutions for a Water-Wise World. Next is Seeing the Unseen, the Value of Water. Groundwater, Making the Invisible Visible. Water for All, Leaving No One Behind, or none of the above. Now you need to tell me what could be the answer of this. Let's see about World Water Week. So World Water Week is a global event which is organized by your Stockholm International World Water Institute. It is going to be held, it was held in August 2024 at Water Congress Center, Waterfront Congress Center में हुआ था. Theme is Seeds of Change, Innovative Solutions for a Water-Wise World. So the correct option is option number A. I hope you are able to get what was being asked in the question. Next thing. What was the focus of Gujarat Declaration? तो गुजरात Declaration अभी recent में हुई थी. I'm asking you, ये declaration किससे related है? इस तरह के questions आ जाते हैं. Phase 1 में तो आ ही सकते हैं. So it is related to promoting technological advancements in traditional medicines, or is it related to establishing a new regulation for herbal supplements, or it is to recognize the traditional medicine in achieving your universal health coverage? It can be also for highlighting the importance of modern medical practices over traditional medicine, or for promoting, or you can say export of traditional medicine. Which of the following could be the correct option? गुजरात डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? किसी को पता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, अदरवाइज वील मूव अहेड. तो बेसिकली ये फर्स्ट ग्लोबल समिट है किसके लिए? ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए. दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज. ये कौन कौन होस्ट कर रहा है? इट इज बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑब्वियसली हमारी तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष होगा, बिकॉज हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज को यही हैंडल कर रहा है, यही मिनिस्ट्री. इट हैपेंड एट गांधीनगर. द प्लेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, देयरफॉर गुजरात डिक्लेरेशन. What was the outcome? The outcome was that it will emphasize that the importance of traditional medicine is recognized for the attainment of universal health coverage. तो universal health coverage के लिए traditional medicine की knowledge होना is also important. That is what this Gujarat Declaration highlighted. इसका significance क्या होगा? We'll be having a global center of traditional medicines of जामनगर. तो हम global center of traditional medicine खोल रहे हैं जामनगर में, which is also being recognized by your World Health Organization. तो ये भी important है. कहाँ खोल रहे हैं? जामनगर में. It also reflects in the World Health Organization strategy document of 25 to 2023 on traditional medicine. तो ये एक World Health Strategy document है which is for 2025 to 2034 to recognize your traditional medicine. तो ये सब चीजें हैं related to your Gujarat Declaration. Now 1 minute. The correct option is option number C. The Gujarat Declaration is basically to recognize the role of traditional medicine in achieving your universal health coverage. Let's move ahead. What is the CSIR Prima ET11? देखने में बहुत अजीब है, क्वेश्चन में आ सकता है. ये CSIR Prima ET11 ये डेवलप किसने किया है? सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज एट योर दुर्गपुर. ये क्या है? ये CSIR Prima ET11 क्या है? This is what the question asks. Is it a solar panel technology? Is it something medical imaging? Or is it indigenously developed e-tractor? Or is it a high-speed train or a hydrogen-powered bus? What could be the correct answer? अगर पढ़ा होगा तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा. ET11 एक ट्रैक्टर है which is your developed by indigenously developed by your Durgapur Institute and it is driven by, it is AI driven. That is why this was in news. So नाम क्या है? CSIR Prima ET11. Please remember this. Next thing. What is the main focus of अस्मिता प्लेटफॉर्म? तो अस्मिता प्लेटफॉर्म का मेन फोकस क्या है? अस्मिता प्लेटफॉर्म कौन लेकर आया था? किसने इनॉग्रेट किया था? सबसे पहले तो इसको इनॉग्रेट किया था हमारी प्रेसिडेंट ने. आई होप यू ऑल नो द नेम ऑफ आवर प्रेसिडेंट. तो किसके लिए किया था? दिस प्लेटफॉर्म एक्चुअली शोकेसेस और इट हेल्प्स टू शेयर द इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ आर्मी वाइफ्स हु हैव ओवरकम वेरियस चैलेंजेस. तो बेसिकली ये उनके लिए है. नेक्स्ट क्वेश्चन. India has recently announced the first joint call for research proposal under MeitY and NSF. Collaboration in partnership with which of the following countries? देखो MeitY तो हमारी इंडिया की ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री. बट अगर किसी को NSF की फुल फॉर्म पता होगी, NSF कहाँ की है तो पक्का आंसर पता होगा. NSF इज नेशनल साइंस फाउंडेशन. ये किसकी है? इट इज ऑफ US. तो ये कोलैबोरेशन किसके बीच में हो रही है? इंडिया और US के बीच में फॉर रिसर्च प्रपोजल. ये फर्स्ट जॉइंट कॉल है के बारे में लिख रहे हैं. तो इस फर्स्ट जॉइंट कॉल में क्या क्या थीम रहेगी, क्या क्या प्रपोजल है?
First is for your semiconductor, then your communication and technology, then cyber security, then sustainable and green technology, lastly it is for intelligent transport system. ये काफी upcoming है, that's why this was in news. और ये proposal है अभी, तो इसका submission की date है next year की 5th of January 2024. But ये याद कर लेना that NISI और NSF किसके बीच में collaborative effort है, it is between your India and your USA. Next. I feel ये repeat हो गया है. Moving ahead, eSaras mobile app has been launched by, again this is a repeated question. I hope अब इसका आंसर सबको पता होगा. क्वेश्चन का फॉर्म अलग है बट बात वही है. eSaras मोबाइल ऐप है किसकी ऐप, किस इनिशिएटिव के अंदर है? दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. ये मिशन किस मिनिस्ट्री का है? आई होप यू ऑल नो द मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. तो ऑब्वियसली करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए. Next, sometimes you will see that in your in your prelims exam also, इस तरह के statement based question होंगे. So you need to be prepared for this as well. Let us see what is the question. As per the revised crop residue management guidelines, which of the following is not correct? Which is not correct, or you can say incorrect. इसमें से incorrect कौन सा है? First is projects for paddy straw supply chain will be established. Under this crop residue management guideline, projects for paddy straw supply chain will be established. This is what the guidelines is. Is this correct? Next statement is both capital as well as working capital will be financed by your government. Next is it will cover Punjab, Haryana, UP and Madhya Pradesh. It will help in processing 1.5 million tons of surplus paddy straw. या फिर option number E, that means all are incorrect. Now let us see what is the correct answer. उससे पहले एक बार देख लेते हैं ये पैडी स्ट्रॉ मैनेजमेंट ये है क्या. बेसिकली इसके अंदर गवर्नमेंट हमें पता है कि अभी दिवाली का टाइम आ रहा है और बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, तो जो स्ट्रॉ है उसको किस तरह से मैनेज करेंगे ये उसके लिए है. तो बेसिकली इट टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल असिस्टेंस. तो गवर्नमेंट ने कहा है कैपिटल कॉस्ट जो होगा मशीन का इट विल बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट. तो वर्किंग कैपिटल कॉस्ट नहीं, सिर्फ कैपिटल. वर्किंग कैपिटल कौन बियर करेगा? वर्किंग कैपिटल विल बी आइदर बाय योर इंडस्ट्री और द बेनिफिशियरी. तो जो इंडस्ट्री या तो जिसकी मशीन जिसका मतलब सेटअप है वो, और या फिर जो बेनिफिशियरी होगा वो. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड विच इज बीइंग मैनेज्ड बाय योर नाबार्ड. फाइनेंशियल और फाइनेंसिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाय योर बेनिफिशियरी. तो इस फंड में दे विल पुट मनी. फाइनेंशियल सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट. तो किस तरह से होगी फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन? 65% of the total fund will be given by your center and state government together. Industry will put 25% of the cost. Panchayats, because they are the beneficiaries, they will be putting balance of 10%. So this is all about your क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइंस. जो कि गाइडलाइंस आई थी, ये गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट है आपके नाबार्ड के लिए. तो नाउ आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. इसमें से नॉट करेक्ट कौन सा है? ऑब्वियसली ये तो करेक्ट ही है. 1.5 बिलियन स्ट्रॉ को हम वील हेल्प टू प्रोसेस. इट विल कवर पंजाब हरियाणा. डेफिनेटली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्ट्रॉ की यही है, क्योंकि यहीं पे ही आपका पॉल्यूशन इसकी ही एडजेसेंट एरियाज में सबसे ज्यादा है. हरियाणा, पंजाब, यूपी, इसी की वजह से दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन रहता है. वन ऑफ द रीजन अमंग मेनी. But capital is by government and your working capital will be by industry. That is why this option is incorrect. And the projects for paddy straw supply chain will be established by your this. तो supply chain को exactly establish करेंगे तभी तो वो जो straw को burn करते हैं वो कम होगा. Next thing. Next question says which organization is the exclusive industry partner for the Global Maritime India Summit 2023, which was scheduled from 17th to 19th October. अभी मतलब होगा 17th 19th October में, but exclusive industry partner कौन है for Global Maritime India Summit? Is it WTO, WHO, IMO, FICCI or your UNGA? Which of the following option is correct? So as far as the Global Maritime Summit 2023 is concerned, it will happen in your Pragati Maidan, New Delhi, and the official partner is your FICCI. तो बेसिकली क्या करेंगे, मैरिटाइम इंडस्ट्री को वो थ्राइव कर सके, ये इसका बेसिकली फोकस रहेगा. तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज योर ऑप्शन नंबर डी, विच इज FICCI FICCI, फेडरेशन फॉर इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री.
Next thing, recently our Minister Nitish Gadkari actually came up with a crash testing program. तो अब आपको बताना है फॉर असेसिंग द सेफ्टी ऑफ कार्स ऑफ इंडिया, इसमें से उस क्रैश टेस्टिंग कार जो टेस्टिंग प्रोग्राम है जो क्रैश को टेस्ट करेगा, उसमें से उस प्रोग्राम का करेक्ट नाम क्या है? व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन? यू नीड टू टेल मी द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? Is the option number A correct? Indian Vehicle Safety Test, Vehicle Safety Assessment Program, Bharat New Car Assessment Program, which is your Bharat NCAP, then Crash Safe India Initiative, or Bharat Vehicle Assessment BVA. Which of the following state option is correct? Please write down in the comment section below. I'll move ahead. So Bharat New Car Assessment Program is the correct answer, which is your Bharat NCAP. Option number C is the correct answer. Now let us see what is there in this initiative. This was announced basically to test what is the safety of the Indian cars that are running on the road. It will basically award the star ratings, जैसे फ्रिज और आजकल जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आते हैं उनके ऊपर स्टार होता है ना, 1 स्टार 2 स्टार, सिमिलरली स्टार रेटिंग देंगे ताकि क्वांटिफाई कर सके सेफ्टी को और जो कस्टमर है उसको भी पता चल सके. ये भारत एनसीएपी कब से इम्प्लीमेंट होना है इंडिया में? अक्टूबर 1 से. इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है डेट. इसका एम क्या होगा? बेसिकली टू एलिवेट व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स. जो कंज्यूमर है उनको पता चले, क्वालिटी सेंट्रिक मैन्युफैक्चरिंग हो, and also contribute to reduction in your road accidents and fatalities in India. This is what the focus of this initiative is. Next thing, which government ministry is responsible for organizing the Bharat Internet Utsav event? इसमें से कौन सा event है which is कौन सी मिनिस्ट्री है which is actually organizing your Bharat Internet Utsav? Is it Ministry of Communications? Is it Ministry of Information and Broadcasting, or Ministry of Electronics and Information Technology, or is it your Ministry of Home Affairs or Ministry of Rural Development? So which of the following ministry is actually involved in this very event? If you know the answer, then please write down in the comment section, otherwise we'll move ahead. So Bharat Internet Utsav, it is by Ministry of Communications. Important, please remember, because in the option you will definitely get confused between Ministry of Information and Broadcasting or Electronics and IT. मतलब मीडिया और कम्युनिकेशन में definitely confusion रहेगा. तो भारत इंटरनेट उत्सव इवेंट किसने ऑर्गेनाइज किया है? Ministry of Communication. What will this do? It will actually work towards sharing of various empowering real life stories on the transformation brought by the internet in various aspects of life of citizens. So they will focus on mobile connectivity, fiber to home, fiber to business, other initiatives that have significant role while particularly in rural areas, as well as they were significant during COVID times as well. It will also see to revolutionize UPI, DBT, CoWIN or your DigiLocker like platforms. This is what the event actually focuses on. Basically awareness के लिए ही such events are being taken place. Next thing. So which of the following is responsible? Definitely your option number A is correct. Next thing. Consider the following statements regarding national rollout of vessel communication and support system on marine fishing vessel. बहुत सारे फिशिंग वेसल्स जो होते हैं वो ओशियंस के एकदम नीचे से अपना ट्रोलर गुजारते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्वेटिक स्पीशीज को नुकसान होता है. दैट्स व्हाई दिस नेशनल रोल आउट प्लान सॉर्ट ऑफ केम आउट. सो यू नीड टू टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. So the first statement says it will benefit almost 1 lakh fishing vehicles, fishing vessels with an approved outlay of rupees 364 crores. It is implemented by National Space India Limited, NSIL. Very simple option to eliminate. It will ensure safety and security of fishermen. Next. So which of the following statement is, which of the following statement is correct? तो अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये स्कीम आई विल डिस्कस इन द गवर्नमेंट स्कीम्स, बट ये जो इनिशिएटिव है बेसिकली इट इज अंडर योर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. सो इसके अंदर कितना अप्रूव्ड कॉस्ट है? इट इज योर 364 करोड़. इट हैज बीन अप्रूव्ड फॉर इंस्टॉलिंग सैटेलाइट बेस्ड व्हीकल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम on how many fishing vehicles? It is your 1 lakh of fishing vehicles. So option number E over here is the correct answer. So all of the above are correct. Now
आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर हम नहीं ध्यान देते तो NSIL को पक्का एलिमिनेट कर देते। स्पेस और फिशरीज कोई लिंक ही नहीं है। अरे नहीं, स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क बैठाना है, दैट्स व्हाई NSIL इज प्लेइंग अ की रोल, देयरफॉर NSIL नेम इज देयर। नेक्स्ट थिंग, इट विल इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ फिशरमैन। डेफिनेटली कोई भी इस तरह का इनिशिएटिव होगा फिशरमैन के लिए होगा। और किसका इनिशिएटिव है ये? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो बेसिकली ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट थिंग, consider the following statements regarding India aquaculture and your mariculture. I have put this data driven news over here because of NABARD exam. Otherwise, for other exams, I would not have dealt this news in this very detail. So the first statement says that inland fish and aquaculture has doubled in 21-22 since 2013-2014. This is the first statement. Next says India is the second largest inland captured fish producing nation in the world. Third statement says that seafood export has almost has also doubled since 2013-14 with an increase of 111.73%. तो मतलब obviously double हुआ. This is what the data says. So now if you know the correct answer, very good. Otherwise we'll see what might be the correct answer. So option number 1 and 3 were the correct. First, let us see why was the second statement incorrect, which is your second largest inland capture fish. So India is not the second largest, India is the largest. First number पे आता है India. Rest of the two statements 1 and C are correct. तो यहाँ पे correct ही option पूछ रहे थे, therefore option number C is correct. Let us see what all is there in the news. So inland fisheries and aquaculture production has nearly doubled. We have already seen this. तो हमारा fisheries और aquaculture की production double हुई है. Next thing, added at least 10 lakh tons of fish during the year 22-23. Next thing, India is the largest inland capture fish producer. This you need to remember because India stands at first place. Therefore, the data is altogether important. और ये data किसने दिया है? It is by your Food and Agriculture Organization (FAO) under the report State of World Fisheries Aquaculture 2022, SOFIA 2022. That's why this statement is all the more important because foreign entity ने recognize किया है इंडिया को फर्स्ट नंबर पे, किसमें? inland capture fish production में. नेक्स्ट थिंग, सी फूड का जो एक्सपोर्ट है वो भी डबल हुआ है. दिस तो वी ऑलरेडी नो, इकोनॉमिक सर्वे में भी ये डेटा कोट किया गया था दैट आर सी फूड एक्सपोर्ट हैज बीन डबल्ड. नेक्स्ट थिंग, where was 17th Indian Cooperative Congress held? Where was 17th Indian Cooperative Congress held? Cooperative Congress कहाँ हुई थी? Is it in Faizpur, New Delhi, Gurugram, Amritsar और Jammu? So it is your New Delhi where the Congress was held. So option number B was the correct answer. Now let us see what is this. इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स कब मनाते हैं? 6 जुलाई को. इस बार की थीम थी कोऑपरेटिव्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर द थीम एज वेल. 17th कोऑपरेटिव कांग्रेस जो है उसकी मेन थीम क्या थी? ये तो इवेंट की थीम थी 6 जुलाई को जो कोऑपरेटिव डे इवेंट था उसकी. बट ये जो कांग्रेस हुई थी कोऑपरेटिव कांग्रेस, बेसिकली बहुत सारे लोग मिले होंगे कोऑपरेटिव से, तो उनकी थीम क्या थी? अमृतकाल प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन फॉर अ वाइब्रेंट इंडिया. देखो ये इवेंट अभी रिसेंट में हुआ है तो इसकी थीम को स्पेसिफिकली याद कर लेना. So this cooperative congress actually talked about here Amrit Kal prosperity through cooperation for a vibrant India. Initiatives launched. So what all initiatives were launched during this? E-commerce website for cooperative marketing and your cooperative extension and advisory service portal. These were the two initiatives that were recently launched. Vibrant India से ना पता नहीं एक और स्कीम याद आ रही है वाइब्रेंट के नाम से. अगर किसी को स्कीम के बारे में पता है, और आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द गवर्नमेंट स्कीम सेक्शन, तो वाइब्रेंट इंडिया के नाम से एक वाइब्रेंट नाम से एक स्कीम है. अगर किसी को पता हो तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में व्हाट इज दैट स्कीम. वाइब्रेंट के नाम से ही है. नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द करंट टोटल नंबर ऑफ नोटिफाइड खेलो इंडिया सेंटर्स अक्रॉस इंडिया? इसमें से खेलो इंडिया सेंटर्स टोटल नंबर कितने हैं अभी फिलहाल इंडिया में? which was अभी recent अगस्त में ही आया था PIB में. So therefore ये recent ही डेटा है. कितने हैं सेंटर्स इंडिया में? कमेंट सेक्शन में बताना. Otherwise let us see what is there in the Khelo India centers. So as far as Khelo India centers is concerned, it is basically managed by your sports minister. अभी present में it is your Anurag Singh
ठाकुर, he inaugurated the 33 खेलो इंडिया सेंटर्स अक्रॉस राजस्थान। तो ये राजस्थान में 33 हैं, अगर अकेले राजस्थान में 33 हैं तो डेफिनेटली इसमें से ये ऑप्शन में 33 तो है ही नहीं। राजस्थान will have a national center of excellence with a dedicated sports science center, very simple। खेलो इंडिया सेंटर्स में ना आपस में भी कंपटीशन करवाएंगे ताकि और नर्चर कर सकें वहां आपके लोगों को, और कोचिंग ऑफ द कोचेस भी करेंगे। दिस इज व्हाट दिस एम्स एट। प्रेजेंटली 17,000 एथलीट्स यहाँ पे, ऑलमोस्ट 70,000 एथलीट्स यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। अदर देन दैट कितने खेलो इंडिया सेंटर्स है ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। करंटली नोटिफाइड अक्रॉस इंडिया इट इज योर 960, आउट ऑफ विच 715 आर ऑपरेशनल। तो बाकी सारे भी धीरे धीरे करके ऑपरेशनल तो हो ही जाएंगे। तो टोटल नंबर कितना है 960। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक बात बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखना, खेलो इंडिया यूथ गेम एंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये दोनों कहाँ हुए थे और इनमें कौन जीता है? खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इन दोनों में ये कहाँ कहाँ हुए थे, इनके रिस्पेक्टिव प्लेसेस एज वेल एज इनमें कौन कौन जीता है, वो भी कौन सी यूनिवर्सिटी जीती है इन दैट। नेक्स्ट थिंग, how many CSIR or your Council of Scientific and Industrial Research labs are spread across the country? How many labs are there that are spread across the country? Is it 30, 28, 37, 11 or 44? So why was this in news? तो labs के बारे में क्यों जानना चाह रहे हैं? There is an initiative with 1 week 1 lab campaign and believe me हर हफ्ते अगर इस इनिशिएटिव के बारे में एक PIB में आर्टिकल पक्का से रहता है, चाहे वो गवर्नमेंट खुद से कोई आर्टिकल निकाले या फिर कोई डेटा निकाले, कोई डेटा पब्लिश करे। तो 1 week 1 lab इनिशिएटिव, 1 lab campaign किसका है? It is of CSIR. There are 37 constituent laboratories spread nationwide. So the correct option over here is option number C, 37 is the correct answer. I hope I am clear to you all. Next, in this campaign, what will they do? They'll actually showcase their legacy, exclusive innovation and technology breakthroughs every successive week. तो हर एक successive week में they'll show their breathtaking technologies. So the curtain raiser program for this very OWOL campaign was held at कोलकाता। तो कर्टन रेजर प्रोग्राम कहाँ हुआ था? कोलकाता में। और उसके बाद अभी क्योंकि हर वीक हो रहा है इसीलिए PIB में भी रेगुलर इसका अपडेट रहता है। अच्छा, CSIR क्या है? इट इज द लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। इट वाज डेवलप्ड इन 1942। इंपॉर्टेंट, CSIR कब डेवलप हुआ था? 1942 में। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? इट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। I hope you will be able to remember this. So the correct option is option number C. Next thing, I hope this will be the last topic for today's session. Which government ministry is correct with respect to which थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती होगी। Which statement is correct with respect to National Judicial Data Grid? तो National Judicial Data Grid के बारे में the question is, क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, विच स्टेटमेंट आएगा यहाँ पे? नाउ प्लीज टेल मी। इट इज एन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, 7 हाई कोर्ट्स हैव आल्सो joined this. National Judicial Data Grid has been created under your e-courts project. Case data is available on this grid for civil cases only. They mean to say criminal cases का data यहाँ नहीं है। They are also saying that fifth option is all of the above statement are correct. तो सारी statement जो ऊपर है वो correct है। तो if ये तो काफी easy है eliminate करना, if you can please do it. Otherwise we'll have a look at what is there in the news. So National Judicial Data Grid, which is your NGDG, it is a part of your e-courts integrated mission mode project, which was launched in the year 2015. What is the aim? The aim was to track the judicial performance. Basically क्या होता है ना, अगर क्वांटिटेटिव डेटा होगा, कोई डेटा होगा तभी तो नई पॉलिसीज लेके आई जा सकती है, या फिर गवर्नमेंट जो है वो जजेस का नंबर भी तभी इंक्रीज कर सकती है जब एक्चुअल में गवर्नमेंट के पास डेटा हो कि कितनी प्रॉब्लम है। सो दैट्स व्हाई दिस ग्रिड इज बीइंग फॉर्म्ड ऑल्सो। NJDG वर्क्स टू मॉनिटर, इट इज अ टूल एक्चुअली विच विल मॉनिटर द केसेस कि उसमें कितनी पेंडेंसी है, किस तरह के केसेस, कहाँ पे ज्यादा बर्डन है, कहाँ कम है। तो दिस विल डू दैट थिंग ऑल्सो। इससे हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
मे बी रैंकिंग अच्छी होगी, बिकॉज अगर हमारे पेंडेंसी कम है केसेस की, स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट केसेस की अगर पेंडेंसी कम करवा सकते हैं हम अपने कोर्ट्स में, तो दैट विल हेल्प अस इन अचीविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एज वेल. सो देखो, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड है, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म क्यों होगा, ऑनलाइन होगा ना, ऑफलाइन थोड़ी हो सकता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सिंपली इनकरेक्ट है. 7 हाई कोर्ट्स हैव जॉइंड दिस, नहीं 7 नहीं, 7 क्यों ज्वाइन करेंगे, सारे ही हैं, ऑल आर देयर. हर डिस्ट्रिक्ट को इससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और मैक्सिमम हो भी चुके हैं. NJDG has been created under the e-courts project. Yes, this is right. This is under your e-courts project. Next thing, case data is available on NJDG, this grid, for civil cases. No, you can also go and collect data about criminal cases as well. तो इसके अंदर option number D is also incorrect. Next, all of the option are correct. Obviously, ये तो आप identify कर ही लेंगे. Okay, so I feel this is the last question. Yes, this is the last. Who has been appointed as the national icon for voter awareness and education for the Election Commission of India? तो प्लीज बताना. और एक चीज और बताना, हाउ इज चाचा चौधरी रिलेटेड टू इलेक्शंस? हाउ इज चाचा चौधरी रिलेटेड टू इलेक्शंस, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. वेरी रिसेंट की न्यूज है, चाचा चौधरी, हाउ इज ही रिलेटेड टू इलेक्शंस. सबको पता तो होगा चाचा चौधरी के बारे में. फिलहाल इसके लिए करेक्ट ऑप्शन इज योर सचिन तेंदुलकर. सचिन तेंदुलकर हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल आइकन फॉर योर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सो विद दिस आई एंड द सीरीज ओवर हियर इटसेल्फ. वी विल बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट सीरीज in the next week. और अभी मंडे को also you will have your government scheme session number 3. I hope you are liking the previous 2 government scheme sessions. So that's all for today. Thank you and have a nice day. Please इसका आंसर जरूर दे देना, चाचा चौधरी इलेक्शन से कैसे रिलेटेड है. Thank you.